तो रायपुर में बीजेपी के ब्रजमोहन अग्रवाल जीत की तरफ आगे हैं। बस्तर में कांग्रेस के कवासी लखमा 42,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। और आपको बता दें कि सिर्फ कोरबा में कांग्रेस की ज्योत्सना महंत इस वक्त आगे चल रही हैं। यही एक सीट है जो कांग्रेस के खाते में आती इस वक्त दिख रही। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को यह भारी नुकसान इस वक्त, यानी कुल मिलाकर एक सीट कांग्रेस के खाते में, बाकी 10 की 10 सीटें इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिख रही। छत्तीसगढ़ में 10 सीटों पर बीजेपी का कमल और एक सीट पर कांग्रेस का पंजा इस वक्त आगे चल रहा है। यह बड़ी खबर है कि जिस राज्य में कुछ महीनों पहले सत्ता थी कांग्रेस पार्टी की, वहां पर विधानसभा चुनाव हारने के बाद लोकसभा चुनाव में भी 11 में से 10 सीटों पर बुरी तरीके से इस वक्त पिछड़ती हुई दिख रही है कांग्रेस पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में जबरदस्त फतेह हासिल करने के बाद लोकसभा चुनाव में भी उसी तरीके से जबरदस्त फतेह करती दिखाई दे रही है, जबरदस्त जीत की तरफ आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। और 10 सीटों पर इस वक्त बहुमत ने प्रचंड कहा जाए कि वोट मार्जिन के साथ आगे बढ़ती दिख रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को भारी नुकसान इस वक्त जो अपडेट वहां से मिल रही है। ये तमाम जो कैंडिडेट हैं जिनके जो स्थितियां हैं उसको लेकर हम आपके सामने इस वक्त चर्चा कर रहे। छत्तीसगढ़ में 11 में से एक सीट इस वक्त कांग्रेस पार्टी के, 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती दिख रही हैं। बिल्कुल, यहाँ पर अगर हम बात करें खास तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की, तो ये जो आंकड़े हैं वो बिल्कुल भी एक भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उसमें जोश में कहीं ना कहीं अभी जो उत्साह है, जिस तरीके से लोगों को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को उम्मीद थी, उस पर तो यहाँ पर कुछ ना कुछ डेंट जरूर लगा है। लेकिन इतना तो साफ है कि एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार यहां पर संजय जी जो बनती दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी बात संजय जी ये बताइए कि जो अयोध्या की सीट है, अयोध्या हो गया, ये तमाम जो कई महत्वपूर्ण सीट हैं, चाहे फिर संदेश खाली में जो सीट है वहां पर, यहां पर आखिर विपक्ष को जीत मिलती हुई कैसे दिखाई दे रही है? खासतौर पर अगर हम फैजाबाद लोकसभा सीट की बात करें तो वहां पर अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो जीत रहे हैं, कैसे देखते हैं आप? यूपी पे हम आएंगे, लेकिन आपको बताएंगे पहले छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का जिक्र करते हैं, क्योंकि वहां पर वाकई में ट्रिमेंडस चेंजेस को कहा जाता है वो इस बार दिखा है। और उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी, मुझे लगता है कि जो उम्मीद की थी उससे कहीं ज्यादा जनता ने भरोसा बीजेपी पर किया है। और वहां विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव दोनों साथ में थे, लेकिन इन सब के बीच में दरअसल अच्छा, मनोज तिवारी को सुनते हैं, फिर चलते हैं उड़ीसा के सीटों पर चर्चा करते हैं। करने के लिए आगे बढ़ेगी। तो मनोज तिवारी हालांकि इकलौते ऐसे सांसद थे जिनको इस बार रिपीट किया गया था और लगभग 1 लाख वोटों से आगे हैं, जीत की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। कुछ देर में अनाउंस भी हो जाएगा। लेकिन अब उड़ीसा की बारी, पूरी से संबित पात्रा 7,000 वोटों से आगे रवि। लेकिन जाहिर सी बात है कि यहां पर नवीन पटनायक के किले को ढहाना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत एक तरह से बहुत उत्साहजनक परिणाम है यहाँ। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए जिस तरीके से बात की जाए पुरी में, खास तौर पर वहाँ पर संबित पात्रा इस बार चुनावी मैदान में थे और उन्होंने लगातार, पिछली बार भी वो चूंकि चुनाव हार गए थे, लेकिन इस बार उन्होंने और ज़्यादा मेहनत की। खुद प्रधानमंत्री मोदी उनके लिए रोड शो करने के लिए वहाँ पर गए हुए थे। तो वहाँ पर ये जो समीकरण है इस वक्त पुरी में, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, और ख़ासतौर पर अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ आती हुई उड़ीसा में दिखाई दे रही है, सरकार बनाती दिख रही है। बिल्कुल बिल्कुल, पूर्ण बहुमत की सरकार वहां पर भारतीय जनता पार्टी की बनती हुई दिख रही है। तो इतना तो साफ है कि जो उड़ीसा की जनता है उसने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को काफी ज्यादा लेकिन उड़ीसा में असल में अगर विश्लेषण किया जाए तो ये क्या असर, फैक्ट क्या किया? देखिए, यूपी में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा अगर मुद्दों की बात करें, लेकिन उड़ीसा में जनता परिवर्तन चाहती थी क्या? क्योंकि वहां पर बहुत पुरानी कहावत है कि नवीन पटनायक 1 रुपए 2 रुपए किलो चावल देकर उस आदिवासी बेल्ट में जबरदस्त तरीके से उनकी पकड़ होती थी। और यही कारण था कि पिछले 2 दशक से ज्यादा वहां पर वो मुख्यमंत्री के तौर पर रहे। लेकिन इस बार चाहे उम्र का तकाजा हो, चाहे पार्टी में पकड़ कमजोर हो, चाहे बीजेडी का लोगों के बीच में पकड़ कमजोर होने का असर क्या रहा? देखिए, वजह क्या रही? वजह कई सारी हैं। जिस तरीके से अगर हम वहां पर बात करें, प्रधानमंत्री मोदी और एनडीए और खासतौर पर भारतीय अच्छा, एक सेकंड रवि, शरद पवार इस वक्त पीसी कर रहे हैं, जरा उनको सुनते फिर आते हैं। मुख्यतः महाराष्ट्राच्या जनतेचे आभार आणि या निवडणुकीच्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या सर्व थराच्या कार्यकर्त्यांनी जे अतिशय कष्ट घेतले त्याच्याबद्दल संघटनेच्या वतीनं आम्ही कृतज्ञता व्यक्त करतो।
महाराष्ट्रात एक प्रकारचं परिवर्तनाची प्रक्रिया सुरू झाली. जो काही निवडणुकीचा निकाल आहे तुमच्या हातामध्ये माझे स्टेटमेंट आहे त्याच्यामध्ये सविस्तर लिहिलं आहे की हा निकाल इथं परिवर्तनाला पोषक अशा प्रकारचा आहे. थोडं पुढे बोल, त्यांना ऐकू येत नाही. थोडे पुढे घेऊया का? थोडं पुढे घ्या. हां हां थोडंसं मोठ्याने बोल. माईक पडतील अशा नको. माईक नाही नाही ह्याचा माईक नाही. स्पीकरवाला नाही. आणि आम्हा लोकांचा प्रयत्न हा राहणार आहे की ही देशाच्या लोकसभेची निवडणूक झाली सुदैवानं देश पातळीवरचं चित्रसुद्धा अतिशय आशादायक आहे. विशेषतः उत्तर प्रदेशमध्ये सर्वसाधारणपणानं तुम्हा लोकांचं आणि आमच्या काही सहकाऱ्यांचं असेसमेंट जे होतं त्यापेक्षा वेगळा निकाल उत्तर प्रदेशच्या जनतेनं दिलेला आहे. या निकालाचं आणखीन एक वैशिष्ट्य असं आहे की यापूर्वी भाजपला उत्तर प्रदेश आणि या भागामध्ये जे यश मिळायचं ते त्याचं मार्जिन हे फार मोठं असायचं. आता त्यांना काही ज्या जागा मिळाल्यात त्या मर्यादित अशा प्रकारच्या मार्जिनी मिळाल्यात. याचा अर्थ राष्ट्र पातळीवर आम्ही लोक जर सगळे काम करतो त्याचे विशेषतः उत्तर प्रदेश आणि हिंदी बेल्टमध्ये जे आमचे सहकारी काम करतात त्यांनी आम्ही सगळ्यांनी मिळून अधिक लक्ष दिलं तर आज उत्तरेकडचा जो चेहरा आहे तो बदलायला एक अनुकूल अशा प्रकारचं चित्र दिसतंय आणि त्यासाठी आम्हाला लोकांच्याकडून काळजी घेतली जाईल. आज हा निकाल झाल्याच्या नंतर मी काही सहकाऱ्यांशी चर्चा केली. विशेषतः काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष खरगे, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीचे प्रमुख काँग्रेस सीताराम येचुरी आणि अन्य. तर त्याच्यामध्ये कदाचित अजून नक्की नाही पण उद्याच्यालाच दिल्लीमध्ये बैठक होण्याची शक्यता आहे आणि तसा संदेश आज संध्याकाळपर्यंत मला आणि आमच्या इतर सहकार्यांना मिळेल. ते असेल तर उद्याच्या बैठक